नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं और आप आज तक पर देख रहे हैं दस्तक। 1993 में आई फिल्म खलनायक का एक गीत था, देर से आना जल्दी जाना ए साहेब ये ठीक नहीं। और इसी गाने के आइए थोड़े से बोल हम बदल दें और ये कहें कि देर से दाम घटाना जल्दी से बढ़ाना ए साहेब ये ठीक नहीं। तो आज की कहानी में जनता भी पेट्रोलियम कंपनियों से कह रही है कि ए साहेब ये ठीक नहीं, क्योंकि कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो तुरंत तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा देती हैं, लेकिन कच्चे तेल के दाम घटने पर राहत देने के नाम पर पेट्रोलियम कंपनियों को मानो छींक आने लगती है। काम करते 100 रुपए का पेट्रोल लग जाता है आने जाने में। ये महंगाई में और जीना मुश्किल हो रहा है। महंगाई बढ़ गया, जो आमदनी उतना ही है। सरकार से कुछ है कि इसका कुछ डिसाइड करे, देखे। लगातार 100 रुपए की पार चल रहा पेट्रोल भराने वाली जनता की हकीकत यही, जिसे राहत देने के नाम पर भी क्या लटका दिया जाता है। सवाल की वजह जानने से पहले नोट कर लीजिए कि जब त्योहार शुरू होने वाले हैं और एक एक रुपए जनता के लिए कीमती, तब तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम पिछले 3 दिन में 2 बार और डीजल की कीमत 7 दिन में 5वीं बार बढ़ा दी। तो आज आप ये समझिए कि क्या देश में पेट्रोलियम कंपनियां कच्चा तेल महंगा होने पर इस पटाखे वाली चटाई की तरह पेट्रोल डीजल के दामों में महंगाई की माचिस लगा देती है, जो लगातार दाम तड़ातड़ बढ़ता रहता है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, एनसीआर और पंजाब देश के वो राज्य हैं जहां ज्यादातर जगहों पर पेट्रोल 100 रुपए से ज्यादा की कीमत वाला है। क्या कच्चे तेल का दाम घटने पर दिवाली की छुरछुरी की तरह बस थोड़ी सी राहत की रोशनी दिखाकर जनता को वापस अंधेरे में डाल दिया जाता है? क्योंकि जब कच्चे तेल की कीमत फरवरी में $6.42 प्रति बैरल बढ़ी, तो पेट्रोल की कीमत में कंपनियों ने करीब 5 रुपए प्रति लीटर का इजाफा महीने भर में कर दिया। लेकिन अप्रैल में जब कच्चे तेल का दाम $1.33 प्रति बैरल कम हुआ, तो वही फायदा जनता को देने के नाम पर पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 16 पैसे की कमी प्रति लीटर लाई गई। जुलाई के महीने में हमने पता किया तो कच्चे तेल की कीमत $1.56 प्रति बैरल बढ़ी, तो फौरन लगातार पेट्रोल का दाम बढ़ाते हुए 3 रुपए 3 पैसे का इजाफा प्रति लीटर तक पेट्रोलियम कंपनियों ने किया। लेकिन अगस्त में फिर से जब कच्चे तेल के दाम $3.73 प्रति बैरल तक कम आ गए, तो सिर्फ 35 पैसे की कमी पेट्रोल के दामों में की गई। हालत ऐसी है कि कच्चा तेल सस्ता हुआ तो 65 पैसे की राहत देने में तेल कंपनियों ने 50 दिन लगाए, जबकि कच्चा तेल महंगा होने पर 45 पैसा प्रति लीटर की चढ़ाई 3 दिन के भीतर कर दी गई। मैं समझ नहीं रहा हूं भाई, जीडीपी एक तरफ दौड़ रही है और फाइनेंस मिनिस्टर प्रधानमंत्री कहते हैं जीडीपी बढ़ रही है। फिर बात मुझे समझ आई, जीडीपी का मतलब क्या? गैस, डीजल, पेट्रोल, इनका ये कंफ्यूजन है। CNP वाले अर्थात करप्शन, नेपोटिज्म और पॉलिसी पैरालिसिस वाले जीडीपी के सही अर्थ को कभी समझ नहीं सकते। लेकिन राहत उतनी नहीं जितनी आम आदमी को चाहिए। जैसे घरेलू गैस के दाम इस महीने की 1 तारीख को नहीं बढ़े, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ गए और कहा जा रहा है कि इससे रेस्टोरेंट, ढाबा और होटल में खाना महंगा पड़ेगा। मतलब अब दाम घटाना नहीं बल्कि दाम नहीं बढ़ाया है, इसी को राहत जनता मान ले, ऐसी सोच पैदा कर दी गई। यही वजह है कि लखनऊ की मीना वाजपेयी जैसी घरेलू महिलाओं को गुस्सा आने लगा है। पूछती हैं कि क्या पेट भर खाना भी सुकून से महंगाई में नहीं खा सकता आम आदमी? बहुत चेंज आया, वाकई में बहुत गुस्सा कभी कभी आती है इस चीज पे, जो हर चीज को महंगाई, सिलेंडर भी महंगा कर दिया, घर के दालें हैं, बेसन वगैरह है, तेल वगैरह है, हर चीज महंगा कर दिया। इतना नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर आदमी कम से कम पेट भर खाना खा सके, अपने गैस में चाय बना सके। तो ये तो बहुत ही गलत किया, इतना पैसा गैस में नहीं बढ़ना चाहिए।
इस गुस्से की वजह है लगातार गैस में महंगाई का उबाल आते रहना। सिर्फ इसी साल की बात करें तो 1 जनवरी को गैस का सिलेंडर 694 रुपए का था, जो 1 सितंबर को 884 रुपए का हो गया। 17 अगस्त से 1 सितंबर के बीच 15 दिन में 50 रुपए की महंगाई डाली गई थी और 8 महीने में 190 रुपए की महंगाई जनता के घर की जीडीपी बिगाड़ने वाली सिलेंडर में आ चुकी है। इसीलिए कोलकाता, जहां सबसे महंगा सिलेंडर इस वक्त देश में है, वहां का मेहता परिवार पूछता है कि सिलेंडर भराएं कि घर चलाएं, सरकार बताए। बजट तो बहुत ज्यादा क्रॉस हो जाता है, करीबन 1200 रुपया जितना हमारा सिलेंडर का लग जाता है एलपीजी का। तो ये तो चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अभी पेंडेमिक की वजह से सोर्सेस ऑफ इनकम में थोड़ा बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। सरकार के कहने पर एक तरफ देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनी गैस सब्सिडी छोड़ी, ताकि दूसरे गरीब लोगों को सिलेंडर देकर उन्हें चूल्हे के धुएं से आजादी दी जाए। लेकिन अब सब्सिडी छोड़ने वाले मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास परिवार भी महंगे सिलेंडर के आगे लाचार होते हैं, क्योंकि 1 मार्च 2014 को घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 410 रुपए थी, जो अब 884 रुपए है। 7 साल में सिलेंडर का दाम 2 गुना बढ़ चुका। लेकिन पूरी राहत जनता को न गैस के दाम में मिल रही, न पेट्रोल डीजल पर। एक अनुमान के मुताबिक कच्चा तेल अगर $1 भी सस्ता हो जाए तो तेल कंपनियों को 8000 करोड़ रुपए की बचत होती है, जबकि पेट्रोल डीजल पर 1 रुपया टैक्स बढ़ा दिया जाए तो 13000 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा सरकार के खजाने में आता है। टैक्स बढ़े तो सरकार कमाए, कच्चा तेल सस्ता हो तो पेट्रोलियम कंपनियां। आम आदमी बस देखता रह जाए, महंगाई से जलती जेब पर मरहम पूरा कब लगेगा। आज तक ब्यूरो। हमारे देश का संविधान हमारे नागरिकों को सुरक्षित इलाज का अधिकार भी देता है, जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में नागरिकों को मिले जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के तहत ही आता है। स्वास्थ्य राज्य का विषय है और राज्यों की यह जिम्मेदारी है कि जनता को अच्छा इलाज मिल सके और इसलिए सुविधाएं दी जाएं। लेकिन सरकारी साहब करते क्या है? नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि हमारे देश के जिला अस्पतालों में 1 लाख लोगों के लिए सिर्फ 24 बेड हैं और सबसे बुरी हालत है बिहार की। जो राजनेता 5 साल के लिए कुर्सी की चाहत में अस्पताल में अच्छे इलाज का भरोसा देते हैं, दशकों में भी वो सरकारें सरकारी अस्पताल में हर मरीज के लिए 1 बेड का इंतजाम नहीं कर पा रही। गवाही ये तस्वीरें देती हैं, जहां एक बिस्तर है, बेड पर 4 बच्चे, पहले जिसे मां सहला रही, दूसरा जिसने बैगनी रंग की टी-शर्ट पहनी, तीसरा पीले बिछौने पर है और ये चौथा बच्चा। सोचिए, ये एक सरकारी अस्पताल है। संक्रमण के खिलाफ जहां सफाई जरूरी बताई जाती है, अस्पताल में एक बेड पर 4 बच्चों का इलाज होता है। इसी बेड के बगल में देखिए दूसरा ये बिस्तर, 3 बच्चों को लिटाकर उनका इलाज किया जाता है। यही कारण है देश में नीति आयोग की रिपोर्ट ने बताया, भारत के सरकारी अस्पतालों में 1 लाख लोगों के इलाज के लिए औसत 24 बेड ही हैं। सबसे बुरी हालत में बिहार के लोग हैं, जहां 1 लाख लोगों की आबादी के बीच सरकारी अस्पताल में सिर्फ 6 बेड का इंतजाम है। और सवाल पूछिए अगर आप इसी पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से, तो वो भागते नजर आते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट का जो रिपोर्ट आया है सर, उस पर क्या कहें सर? 6 बिस्तर ही दे पाने वाले स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, चलिए चलिए। तो आज तक संवाददाता रोहित सिंह चलकर पहुंच गए बिहार के सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल जानने। जहां जनता के हक वाले बेड की हालत ही स्वास्थ्य मंत्री जरूर देखें। ऐसे बेड होंगे तो आम आदमी इलाज के इंतजार में ही मृत्युशैया पर चला जाएगा। बिहार की राजधानी पटना से 230 किलोमीटर दूर सुगमा गांव, इटहरी ब्लॉक, सहरसा, मिमियाकर वोट लेने वाली राजनीति सत्ता पाकर जनता को ऐसे अस्पताल देती है जहां बकरियां ही बंधी रहती हैं, जहां जनता की जान की कीमत पशुओं के चारे से भी सस्ती समझी जाती है। तभी तो स्वास्थ्य केंद्र के कमरे में भूसा भरा मिलता है, जहां 1 डॉक्टर, 2 नर्स और इलाज के लिए बेड का इंतजाम होना चाहिए।
बिहार के ज्यादातर स्वास्थ्य केंद्र जर्जर हालत में हैं और बदहाली की कहानी कह रहे हैं। इस वक्त हम सहरसा जिले के बनमा इटहरी प्रखंड में सुगमा गांव में मौजूद हैं और आपको एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जो देखकर किसी को भी जो है वो शर्म आ सकती है। मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं ये एक अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है और जो यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि 90-95 के वक्त में यानी कि लालू राज में ये इस स्वास्थ्य केंद्र का जो है वो उद्घाटन हुआ था, ये बनकर तैयार हुआ था और जब ये बनकर तैयार हुआ था तो यहाँ के रहने वाले आसपास के कई गांव के लोगों को लगा होगा कि उन्हें एक वरदान मिला है जी और अपना इलाज वो पास में ही करा पाएंगे। लेकिन आज इस स्वास्थ्य केंद्र की क्या हालत है ये देखकर किसी को भी जो है वो शर्म आ सकती है। शर्म तो हर राज्य के स्वास्थ्य महकमे को संभालने वालों को आनी चाहिए, जहां बच्चों के इलाज के लिए भी अलग अलग बेड न दिलाया जा सके। हर एंगल से देख लीजिए, हकीकत में सिस्टम का लिजलिजापन नजर आएगा, क्योंकि इलाज के लिए लोगों को बेड नहीं तो जमीन पर बैठाकर ड्रिप चढ़ा दी जाती है। नीति आयोग की रिपोर्ट ने बताया है प्रति 1 लाख आबादी के लिए सरकारी अस्पतालों में जाएंगे तो मध्य प्रदेश में 20 बेड ही पाएंगे, छत्तीसगढ़ में भी 20 बेड, यानी बीजेपी और कांग्रेस का शासन बराबरी पर। पश्चिम बंगाल में 19 बेड, गुजरात में भी 19 बेड, पंजाब में सरकार सिर्फ 18 बेड दे पाती है, असम की सरकार भी 18 ही बेड दे पाती है। महाराष्ट्र की सरकार 1 लाख लोगों की आबादी पर सरकारी अस्पताल में 14 बेड दे पा रही है, तो उत्तर प्रदेश में 13 बेड का ही इंतजाम है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में जिला चिकित्सालय की हालत देखिए, एक बेड पर 1 मरीज, फिर 1 मरीज नीचे जमीन पर, अगले बेड पर 3 मरीज, फिर एक दूसरी तरफ पैर करके 2 मरीज लेटे हैं। यहाँ देखिए 2 महिला बेड पर है, मरीज को जमीन पर लेटाकर ड्रिप चढ़ाई जा रही है। यहाँ कोने में एक और बेड पर 2 मरीज लेटे हैं। ऐसी हालत में इलाज कराते भारतीयों का सबसे बुरी स्थिति में सामना बिहार में होता है, जो 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट में नीचे से नंबर 1 है। डबल इंजन की सरकार वाले बिहार में 1 लाख लोगों पर 6 बेड। एनडीए के शासनकाल में हमेशा जहां बीजेपी के पास स्वास्थ्य मंत्रालय रहा, वहां सोचिए 6 बेड। और स्वास्थ्य मंत्री सरकारी रिपोर्ट से दिखाए गए आईने को भी नहीं देखना चाहते। नीति आयोग की रिपोर्ट है, उसको नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है सर, उस पर क्या कहें सर? पटना से 4 घंटे दूर मधुबनी के ऐसे स्वास्थ्य केंद्र में अब चलिए जहां लिखा तो है शल्य कक्ष, एक कमरे का दरवाजा टूटा है, दूसरे पर ताला है, टूटे दरवाजे के भीतर कंजड़ हो चुकी कुर्सियां हैं, जिसमें सिर्फ चमचमाता ताला लगाकर इलाज का अधिकार बंद कर दिया गया। वहां लगा मकड़ी का जाला बताता है ये ताला खुले महीनों बीत गए। सड़ चुका बेड और बेड पर पड़ा बिस्तर बताता है बीमारी ठीक करने वाले अस्पताल में ही कुनीतियों का वास है। 25 से 30 साल पुराना यह खंडर बन चुका है। यह अस्पताल है मगर बिल्कुल नहीं बंद, यानी बंद पड़ा हुआ है। ये खंडर है, कागज पे है, सिर्फ ये कागज पे जिंदा है, वैसे मर चुका है। ये हॉस्पिटल में डॉक्टर का यानी नाम है, नर्स का भी नाम है, सफाई कर्मी भी यहाँ है, मगर यहाँ आते नहीं, प्रेजेंट नहीं रहते हैं। आते हैं सप्ताह में, महीना में 1 बार आते, बस हो गया। झंडा 26 जनवरी 15 अगस्त इसका सिर्फ झंडा फहराया जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ नाम कमाया लेता, कुछ नहीं। देश के सरकारी अस्पतालों में बेड की कमी को लेकर नीति आयोग की ये रिपोर्ट कोरोना काल के संकट से पहले की है, यानी इन्हीं चरमराई हुई स्वास्थ्य नीतियों ने महामारी को और भी जानलेवा बनाया, कीमत जनता ने चुकाई। पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। एक तरफ अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करते किसान हैं और दूसरी तरफ आंदोलन से बंद रास्ते के कारण अपने अधिकारों से वंचित होते हुए दूसरे नागरिक। दोनों के अधिकारों के बीच रास्ते की बात सुप्रीम कोर्ट से आज आई। जहां सुप्रीम कोर्ट ने 23 अगस्त को पहले कहा था कि किसानों को प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन सड़कें अनिश्चितकाल के लिए बंद किसान नहीं कर सकते। फिर 23 सितंबर यानी गुरुवार को भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई कि प्रदर्शनकारी हर रोज हाईवे को कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। अब हमारे देश की सर्वोच्च अदालत में जस्टिस A.M. खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि क्या शहर के लोग अपना काम व्यवसाय बंद कर दें? क्या शहर के लोग आपके धरने से खुश होंगे? किसान आंदोलन कब खत्म होगा, इसका कोई रास्ता फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। और बंद रास्ते पर अदालत की सख्त टिप्पणी के बाद क्या किसान मानेंगे? कोई रास्ता निकलेगा? किसान एकता
किसान एकता, नारा लगाया और रास्ता जाम। एम्बुलेंस को रास्ता दिया, फिर दूसरी आम लोगों की गाड़ी रोक दी, टोल बंद कर दिया, धरना दिया, पुतला फूंकने लगे। ये तस्वीरें हरियाणा के झज्जर की। आंदोलन करते किसानों पर पानी की बौछार पुलिस ने फेंकी। जब बैरिकेड पार करके आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ते हैं, अभी पिछले ही हफ्ते किसानों ने जब भारत बंद का ऐलान किया तो पूरे देश में हरियाणा में ट्रैफिक जाम की इन तस्वीरों ने खूब सुर्खियां बटोरी। पिछले एक वर्ष के दौरान किसानों के आंदोलन की ऐसी तमाम तस्वीरें सबने देखी। अब जब किसानों की तरफ से कृषि कानूनों के खिलाफ जंतर मंतर पर 200 किसान सत्याग्रह करने की इजाजत मांगने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में लेकर आए तो अदालत ने सख्त लहजे में कहा, सत्याग्रह करने का क्या मतलब? आपने पूरे शहर का गला घोट दिया है। अब आप शहर के भीतर आना चाहते हैं, आपने पूरे शहर को बंद कर रखा है। क्या शहर के लोग आपसे खुश हैं? किसान संगठनों की तरफ से अदालत में तब कहा गया कि दिल्ली एनसीआर की सीमाओं पर सड़क को बंद पुलिस ने किया है, किसानों ने नहीं। हाईवे जाम होने की जिम्मेदारी किसान प्रदर्शनकारियों पर नहीं डाली जा सकती। उच्चतम न्यायालय ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जैसा अधिकार आपको आंदोलन करने का है वैसा ही अधिकार वहां के लोगों को वहां रहने का है। तो फिर राजमार्गों को अवरोध पैदा करके ये किस तरह का आंदोलन है? ना हमने हाईवे रोक रखे, हाईवे पुलिस ने ब्लॉक कर रखे, हमने नहीं कर रखे। सिंगू बॉर्डर पे भी गाड़ियां अंदर तक चल रही है। अगर आगे के बॉर्डर हटा दें तो गाड़ी आगे निकल जाएगी। समस्या ना तो देश के किसान को, ना आंदोलन के कारण बंद रास्तों की वजह से आम नागरिक को। सबके अधिकार का सम्मान होना जरूरी है, लेकिन जो रास्ता बातचीत से खुल सकता है, ब्लॉक वहीं पर लगा है। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। आज अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस है। दादा दादी नाना नानी की कहानियां सुनकर आप और हम बड़े हुए हैं और फिर बुजुर्ग होकर खुद दादा दादी नाना नानी बनने वाले हमारे देश में बुजुर्गों की आबादी करीब 9% है, या हम ऐसे कह सकते हैं, या आप यूं कह लीजिए कि हर 10 भारतीय में से एक भारतीय की उम्र 60 वर्ष से ऊपर है। लेकिन भारतीय समाज में बुजुर्गों का सम्मान अब वैसा नहीं रहा जैसा एक जमाने में हुआ करता था। आज के युवा बुजुर्गों को बोझ समझने लगे हैं, जबकि भारतीय परंपराओं में बुजुर्गों को बोनस समझा जाता था। हमारे देश में बुजुर्गों का सम्मान न करना, उन्हें सहयोग न करना, यह बहुत आम सी बात होती जा रही है, जो तकलीफ देती है। अमृतसर की 80 वर्ष के बुजुर्ग इन महिला की तस्वीरों को आप देखिए, जो उम्र के 8वें दशक में भी हाथ ठेले को खींचकर सब्जी बेचने का काम करती हैं ताकि अपना और अपने पति का पेट भर सकें। इनके पति बीमार रहते हैं, इनके बच्चे तो हैं, लेकिन वो बच्चे अलग रहते हैं। ये तस्वीर सिर्फ गरीब आबादी नहीं बल्कि अपार्टमेंट वाले महानगरों में भी हमें दिखाई देती है, जहां बच्चे बड़े होते तो हैं, अपने ही माता पिता को भूल जाते हैं। एक सर्वे कहता है कि हर 8 में से एक बुजुर्ग को यह लगता है कि उसके होने या ना होने से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये फीलिंग भारत में युवा पीढ़ी अगर चाहे तो बदल सकती है, और इसीलिए आज दस्तक जरूर दीजिए। हेल्पेज इंडिया के एक सर्वे के अनुसार हमारे देश में 44% बुजुर्ग ये मानते हैं कि सार्वजनिक स्तरों पर उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, भुवनेश्वर, चेन्नई में सार्वजनिक जगहों पर हमारे बुजुर्गों से सबसे ज्यादा बुरा बर्ताव होता है। 64% बुजुर्ग हमारे मानते हैं कि अधिक उम्र होने या सुस्त हो जाने के कारण से लोग उनसे रूखा व्यवहार करते हैं। आप अंदाजा लगाइए। और इसीलिए यह जरूरी है कि बुजुर्गों के अनुभव से लाभ उठाते हुए हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए। प्लीज अपने बुजुर्गों को सम्मान दीजिए।
कांग्रेस के झगड़े पर उसके दोस्त भी अब व्यंग कसने लगे हैं। शिवसेना ने कांग्रेस को बिना सर का शरीर बता दिया। शिवसेना महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस की सहयोगी है और उसका ये व्यंग ये बताता है कि हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के लिए घर का झगड़ा कितना शर्मिंदगी भरा होता जा रहा है। लेकिन कांग्रेस की कलह कम होने की बजाय और बढ़ रही है। आज कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमला बोला तो कैप्टन ने पलटवार कर दिया। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि कांग्रेस की पार्टी अब यूं ही चलेगी। नब्बे साल के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नटवर सिंह कांग्रेस को देश के लिए जरूरी बताते हैं। इस मुल्क को, हमारी डेमोक्रेसी को एक पुख्ता कांग्रेस पार्टी की जरूरत है। 34 साल के नौजवान नेता कन्हैया कुमार मानते हैं कि कांग्रेस ही लोकतंत्र बचा सकती है। इस पार्टी का अस्तित्व में होना लोकतंत्र के लिए बहुत ही जरूरी है। यूपीए सरकार के पूर्व मंत्री कपिल सिब्बल कहते हैं कि कांग्रेस ही देश को एक रख सकती है। कांग्रेस ही ऐसी आइडियोलॉजी है जो इस देश की जो बुनियाद है, जिसके आधार पे हमारी रिपब्लिक बनी थी, उसको बरकरार रख सकती है। कांग्रेस के 3 नेता जिनकी उम्र और तजुर्बा भले ही अलग अलग हो, लेकिन सब मानते हैं कि देश को कांग्रेस की जरूरत है। लेकिन फिर भी सबकी अपनी ढपली, अपना राह। आई फील ह्यूमिलिएटेड। पार्टी ने उन्हें हमेशा सम्मान दिया। कांग्रेस का कोई अभी इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं, लेकिन फिर भी निर्णय तो कोई ले ही रहे हैं। सिद्धू जी को कुछ कहना भी था तो पार्टी के अंदर कहना चाहिए था। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को स्वयं चोट पहुंचाया। अफगानिस्तान में जिस तरह से घटनाक्रम घटा है, उसको अगर आप संज्ञान में लें तो पंजाब और कश्मीर के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कांग्रेस आज एक ऐसा दल बन गया है जिसका एक नेता पूरब है तो दूसरा पश्चिम। मतभेदों की खाई इतनी गहरी हो चुकी है कि नेतृत्व निशाने पर है। न वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है, न AICC की मीटिंग होती है। ये 3 लोग बैठे हैं, उनमें से एक है जिनके पास तो कोई पद भी नहीं है, श्री राहुल गांधी साहब के। ही इज कॉलिंग द शॉट्स। श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, श्रीमती वड्रा, और कौन है? कोई लीडर नजर आता है आपको कि जो उनके खिलाफ आवाज उठाता है? नटवर सिंह जैसे नेता कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, मनीष तिवारी और आनंद शर्मा जैसे नेताओं के साथ हैं, जो खुलकर फुल टाइम अध्यक्ष की मांग के बहाने गांधी परिवार पर निशाना साध रहे हैं। अमरिंदर सिंह भी इसी पीढ़ी के नेता माने जाते थे, जो राहुल प्रियंका समर्थक सिद्धू की वजह से कांग्रेस को टाटा बाय बाय कर प्रतिशोध के रास्ते पर निकल चुके हैं, जिसे गांधी परिवार धोखा बता रहा है। वो पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष रहे और 2 बार 9.5 साल करीब मुख्यमंत्री रहे। यदि ये ह्यूमिलेशन है, जिनको उनकी तुलना में बहुत कम अवसर मिल पाए, उनसे अमरिंदर सिंह जी को अपनी तुलना करनी चाहिए। अमरिंदर भले ही अपना रास्ता अलग कर चुके हों, लेकिन जाने से पहले उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा। कैप्टन के पक्ष में नटवर सिंह जैसे नेता भी बल्लेबाजी करने उतर आए हैं, तो गांधी परिवार के करीबियों का भी सब्र टूटने लगा है। श्री अमरिंदर सिंह जी से ये उम्मीद की जाती थी कि वो सोनिया जी के साथ खड़े होकर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित करें। It's been badly handled by the High Command. If you can't manage 2 states in India, a party which manages the whole of India, is something very, very seriously wrong. Now, Srimati Sonia Gandhi went to Simla. She stopped in Chandigarh for some time. She could have sent for Amrinder Singh and other accounts. She could have sent for Sidhu and say, what is all this? Finish all this. But she didn't. अमरिंदर सिंह की बगावत के बाद गांधी परिवार ने भी हरीश रावत के जरिए खुलकर हमले किए और अमरिंदर के अपमान की बात पर कहा कि उन्होंने 2 बार कॉल करके उन्हें मनाने की कोशिश की थी। कैप्टन ने फार्म हाउस से सरकार चलाई। यही नहीं, अमरिंदर ने जनता से किए वादे भी पूरे नहीं किए, जबकि पार्टी ने कई बार उन्हें याद भी दिलाया। इन आरोपों पर कैप्टन ने भी पलटवार किया।
और हरीश रावत पर अंधेरे में रखने और झूठ बोलने का इल्जाम लगाया। कैप्टन ने कहा कि सिद्धू के इशारे पर कांग्रेस चल रही है और जहां तक जनता से वादे की बात है तो उन्होंने 90% वादे पूरे किए हैं, इसीलिए उन पर पार्टी के आरोप कांग्रेस के बैकफुट पर होने की वजह से हैं। I am not going to remain in the Congress. Number 2, I am not joining the BJP. That is enough for at the moment. सिद्धू का काम है पार्टी चलाना, चरणजीत चन्नी का काम है गवर्नमेंट चलाना, और गवर्नमेंट चलाने को इंटरफेरेंस कभी नहीं होती। मैंने अपने टाइम में 2 बार गवर्नमेंट चलाई है, 3 बार मैं पीसीसी प्रेसिडेंट रहा हूँ। एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन है चरणजीत चन्नी का, जो चीफ मिनिस्टर है। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि अभी तक जो बातें कही हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, उस पर फिर से विचार करें और भाजपा जैसी पंजाब विरोधी, किसान विरोधी पार्टी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से मदद न पहुंचाएं। लेकिन कांग्रेस का ये झगड़ा अब सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है। पार्टी की हालत से परेशान नेता धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगे हैं। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने ट्वीट कर लिखा, जब हम पार्टी के भीतर कोई सार्थक बातचीत नहीं कर पाते तो मैं बहुत ही असहाय महसूस करता हूँ। मैं तब भी बहुत आहत और असहाय महसूस करता हूँ जब एक सहकर्मी और सांसद के आवास के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नारे लगाने वाली तस्वीर देखता हूँ। पी चिदम्बरम का रुतबा मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल में किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन कांग्रेस के मौजूदा हालात को देखकर वो भी बिफर गए। चिदम्बरम का ये ट्वीट कपिल सिब्बल के घर के बाहर यूथ कांग्रेस के इस प्रदर्शन के बाद आया, जिसमें पार्टी के लोग अपने ही वरिष्ठ नेता के खिलाफ गेट वेल सून के पोस्टर लेकर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके CWC की बैठक बुलाने और जल्द से जल्द पार्टी अध्यक्ष चुनने की मांग की थी। In our party, at the moment there is no president. So we don't know who is taking these decisions. We know and yet we don't know. हम जी हजूर 23 नहीं है, ये तो बात स्पष्ट है, ठीक है ना। हम अपनी बात रखेंगे और रखते जाएंगे, और जो अपनी मांगे हैं वो हम दोहराएंगे। ग्रुप 23 कांग्रेस के भीतर असहमत सीनियर नेताओं का एक ग्रुप है, जिसमें सिब्बल से लेकर शशि थरूर जैसे नेता शामिल हैं, जिनके खुलकर सामने आने पर अब कांग्रेस की तरफ से CWC की बैठक बुलाने का ऐलान किया जा रहा है। लेकिन इतना विवाद होने पर भी पार्टी ये बताने की स्थिति में नहीं है कि ये बैठक आखिर कब होगी। देखिए, परिवार में जो है एक सदस्य को दूसरे सदस्य से शिकायत हो सकती है। हमारे ऑफिस के टाइम पे ही जग जाता है, बाथरूम खाली नहीं मिलता है, होता है। इससे कोई ये निष्कर्ष नहीं निकाल लेना चाहिए कि इस देश की राजनीतिक धारा बदल रही है। अगर एक तरफ भाजपा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस ही होगी, और उसमें जो लोग बार बार ये अंतर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अंतर है लेकिन वो इंटरनल नहीं है, वो इतना बाहर नहीं है। तो ये अंतर जो है कोई गडकरी जी और मोदी जी में काहे नहीं निकाल रहा है। पंजे को पर्सनल प्रॉपर्टी बनाने का पंगा चल रहा हो तो पार्टी पंगु बनेगी। और मजे की बात यह है कि संकट की सुनामी चल रही है और सामंती परिवार की मनमानी चल रही है एक तरफ। तो हम तो चाहते हैं कि विपक्ष जो है वो विरोध मजबूत होना चाहिए। विरोध जो है विरोधाभास से मजबूर नहीं होना चाहिए। आज की तारीख में विरोध जो है वो विरोधाभासों से भरा हुआ है, मजबूरी की तरफ दिखाई पड़ रहा है। और अभी तो ये विपक्ष का चौधरी बनने की चौधराहट में लगे हुए थे, इनकी पार्टी की चौधराहट भी इनके हाथ से जा रही है। पंजाब से लेकर हरियाणा तक, राजस्थान से छत्तीसगढ़ तक कांग्रेस आपस में ही लड़ रही है। क्षेत्रीय नेता इतने मजबूत हो गए हैं कि केंद्रीय नेतृत्व को आंख दिखा रहे हैं। पार्टी में विवाद और मतभेद इतने बढ़ चुके हैं कि फिलहाल तो कांग्रेस का झगड़ा सुलझता नहीं दिख रहा। आज तक ब्यूरो। तो कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है। उसे टाटा बाबाई कहने वाले सांसद विधायकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कैसे, देखिए, 2014 से अब तक 222 उम्मीदवारों ने कांग्रेस का दामन छोड़ा और 177 सांसद विधायकों ने कांग्रेस छोड़ दी। मतलब ये हुआ कि पिछले 7 सालों में जहां कांग्रेस को 177 सांसद विधायकों ने अलविदा कहा, तो बीजेपी से ये नंबर सिर्फ और सिर्फ 33 है। दोनों का यहां आप तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस से 61 सांसद विधायक जुड़े तो बीजेपी से जुड़े 173।
61 कांग्रेस से जुड़े, बीजेपी से जुड़े 173। फर्क देखिए कितना ज्यादा है। इस तरह कांग्रेस को 116 सांसद विधायकों का नुकसान हुआ तो बीजेपी को 140 विधायकों और सांसदों का सीधे सीधे यहां पर फायदा हुआ है। मतलब यह कि हाल के कुछ वर्षों में कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियों में जाने वालों में बड़े नाम हैं। सबसे बड़ा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने न सिर्फ मध्य प्रदेश में सरकार भी गिरवाई बल्कि मंत्री भी बने। ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं असम कांग्रेस के बड़े नेता हेमंत बिस्व शर्मा, इसके अलावा नारायण राणे पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र अब आ चुके हैं, सुष्मिता देव, अभिजीत मुखर्जी, जतिन प्रसाद जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और इस वक्त उत्तर प्रदेश में मंत्री भी बन गए हैं, SM कृष्णा। ये तमाम वो नाम हैं जो कभी कांग्रेस की शान हुआ करते थे, लेकिन आज कांग्रेस से ये सब बिछड़ चुके हैं और सब कांग्रेस से अलग हो चुके हैं।